नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मार्ग आईसीएस पर। हम करंट अफेयर कर रहे हैं और उसी के संदर्भ में हम अगले अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। ज़्यादा नहीं रह गए हैं, हार्डली और 7-8 क्लासेस में करंट अफेयर लगभग लगभग वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद फिर हम एक नेक्स्ट सीरीज शुरू करेंगे, एग्जाम सीरीज हो सकती है, जिसमें मैं एग्जाम पेपर को सॉल्व करने का आपको अप्रोच बताऊंगा कि क्या हो सकती है। बट उसके आइदर भी अगर आपको किसी को कोई और सब्जेक्ट या फिर टॉपिक पढ़ना हो उत्तराखंड के अंतर्गत, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है। उसके संदर्भ में मैं फिर तैयारी करूंगा और आपके समक्ष एक अच्छे वे में या एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या बेहतर हो सकता है उसको आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। एक पिछली क्लासेस में एक क्लास में कुछ एरर हो गया था, उसे थोड़ा ठीक कर लेंगे हम। वो क्या था बेसिकली, तो मैंने बता दिया था एक्चुअली आपको कि हम राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है। तो फ्लो में क्या हुआ कि मैंने बताया कि 243 टी, और एक नहीं कई बार बोला है, बट ह्यूमन ब्रेन है, गलती की संभावना बनी रहती है। फिर भी आप समझिए 243 जो बात करता है, यह डील्स विद रिजर्वेशन रिजर्वेशन म्यूनिसिपलिटीज। ठीक है। जो नगर निकाय होती हैं, भाग 9 क जो है, यानी नगर निकाय में या नगर निगमों में, नगर पालिका में या फिर नगर पंचायत में जो रिजर्वेशन की प्रक्रिया होती है, आर्टिकल 243 टी डील्स विद रिजर्वेशन विद इन म्यूनिसिपलिटीज। जो राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात होती है, उसको आपको ध्यान रखना है, उसका जो संदर्भ है वो 243 के में है। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या कि मैंने ये चीज हिंदी में पढ़ी, तो वहां पर 243 ट है। 243 ट है, सीआरए बियर एक्ट कहते हैं उसे, आप भी उसी से पढ़ा कीजिए। तो 243 ट है, तो हिंदी वर्जन देख लिया, इंग्लिश मेरा थोड़ा देखना ध्यान नहीं रहा, या फिर अनकॉन्शियस माइंड में चीजें कुछ और चल रहा होगा उस समय, या बता दिया होगा, तो आपको ध्यान रखना है। हिंदी में 243 टी है और आर्टिकल 243 के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त की बात होती है। और 243 टी जो बात करता है, वो बेसिकली किसकी बात करता है? नगर निकाय में रिजर्वेशन की बात करता है। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। एक चीज और आपको ध्यान रखना है मैंने आपको बताया, दो चीजें बताई आपको। एक, नक्षत्र भवन कहां पर है? डीडी हाट में बताया मैंने। डीडी हाट कहां पर पड़ता है? पिथौरागढ़ में। ठीक है। और एक नक्षत्र सभा की, नक्षत्र सभा, ठीक है। नक्षत्र सभा कहां पर आयोजित हुई है या फिर कहां पर आयोजित होती है? ये है आपकी मसूरी में। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आ जाए और आप कंफ्यूज करके क्वेश्चन गलत कर दो, संभावना ऐसे क्वेश्चन की बनी रहती है। तो नक्षत्र सभा कहां पर है? मसूरी में। और ये कहां पर आयोजित हुई है 2024 में? एवरेस्ट पीक, एवरेस्ट पीक, ध्यान रखना है। एवरेस्ट पीक कहाँ है? मसूरी में है। तो नक्षत्र भवन अलग है और नक्षत्र सभा, काम दोनों का लगभग लगभग एक जैसा है, बट है कहाँ? एक डीडीहाट पिथौरागढ़ में है और एक आपकी मसूरी में है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात करते हैं। ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, प्रयाग जिला। ठीक है। इसने क्या करा है हाल ही में? वायरलेस आपदा केंद्र, या मैकेनिज्म कह सकते हैं, या प्रबंधन प्रणाली हम कह सकते हैं, या फिर नेटवर्क कह सकते हैं। नेटवर्क, ठीक है। वायरलेस आपदा केंद्र या नेटवर्क प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है या एस्टेब्लिश किया गया है? रुद्रप्रयाग जिले के द्वारा। ये अपने आप में एक यूनिक कार्य इनके द्वारा किया गया है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आपने देखा होगा कि हमारा उत्तराखंड जो है वो डिसास्टर प्रोन यानी आपदा ग्रस्त या फिर आपदा संभावित क्षेत्र मैक्सिमम है। लगभग लगभग समय समय पर यहाँ पर आपदा आती रहती है। पीछे आपने देखा होगा
13 जून 2013 को केदारनाथ में भयंकर आपदा आई थी, और इसके बाद जो बड़ी आपदा के रूप में काउंट करते हैं वो 7 फरवरी 2021 को। ये कहां पर आई? ऋषि गंगा नदी, ऋषि गंगा नदी, ये कहां पर था? चमोली में। ठीक है। तो होता क्या है कि जब आपदा आती है तो बहुत सारा जो आपदा के संचार के माध्यम होते हैं, यानी जिनसे कम्युनिकेशन स्थापित किया जा सकता है, तो वो क्या होते हैं? तबाह हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपदा में वो भी उनका भी डिवास्टेशन, यानी वो भी ध्वस्त हो जाते हैं। तो इसी को लेकर, चूंकि जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं तारों से या फिर अन्य किसी संचरण के माध्यम से जुड़ी होती है, तो उसी को लेकर सरकार के द्वारा एक प्रयास किया गया, और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के द्वारा भी इसमें अहम योगदान देते हुए क्या किया गया? वायरलेस आपदा नेटवर्क या केंद्र स्थापित किया गया। ये लगभग रुद्रप्रयाग से लगभग 250 से 300 किलोमीटर एरिया को कवर करेगा, इतनी रेंज इसकी बताई जा रही है। अब ये कोई वाटर टाइट, मैंने बताया कि ये कोई ऐसा वाटर टाइट सेपरेशन नहीं है कि 250 ही रहेगा, हो सकता है 250 से कम 200 भी रह सकता है, 250 से ज्यादा 300 भी जा सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और दूसरा इसका ये भी फायदा होगा कि दूरस्थ क्षेत्रों में जहां पर कनेक्टिविटी की दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर क्या है कि इस नेटवर्क या फिर इस केंद्र के माध्यम से वहां पर स्कूली शिक्षा हो गया, हेल्थ चिकित्सा हो गया, या फिर अन्य किसी माध्यम में जो भी हमें एजुकेशन प्राप्त करनी है या फिर कोई गतिविधि करनी है, उसके लिए भी ये कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगा। तो इसकी बात की गई। तो ध्यान रहेगा, रुद्रप्रयाग ने क्या किया है? पहला वायरलेस नेटवर्क स्थापित किया है। और ये केदारनाथ आपदा की बात करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। और ये ऋषि गंगा है, दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और इसी के साथ एक चीज और लिख लेंगे आप, एक मालपा भूसंकलन, जब बात कर ही रहे हैं, ये आपकी 8 अगस्त 1998 में मालपा पिथौरागढ़ में पड़ता है, आपको ध्यान रखना है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। ठीक है। मालपा कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। और एक और लास्ट इसके साथ ही लिख लेंगे आप, अगर हम बात करें तो जुलाई या दिसंबर है मंथ, आप देख लीजिएगा एक बार, या मैं बता दूंगा कल। 1991 में कहां पर आई थी? उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में भीषण आपदा आई थी। एक्चुअल में हुआ तो क्या था कि वरुणावत जो पर्वत है, वहां पर जो वरुणावत पर्वत कहां पर पड़ता है, और वारुणी पंचकोशी यात्रा भी है आप, तो वो कहां पर है? आपकी उत्तरकाशी में है वरुणावत पर्वत, वरुणावत पर्वत। तो हुआ क्या था कि एक्चुअली इसमें ऊपर से पहाड़ से जो था लैंडस्लाइडिंग होने लगी थी, और वहां से क्या था कि काफी क्षति हुई थी, वहां पर जन हानि और माल हानि या धन हानि की काफी क्षति हुई थी। तो ये कब की है? 1991, उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत से संबंधित है। अब एक दो चीजें और इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट कर लीजिए। अगर बात करें नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये कब का है? ध्यान रखना है आपको, 2005 का है। और राज्य में जो एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ स्टेट डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स भी से बोलते हैं आपको, तो ये कब गठन हुआ है इसका हमारे यहाँ? जुलाई 2013 को। क्योंकि एक्चुअल में हुआ क्या था कि आपको पता है कि उस समय भूकंप जब आया तो हमारे यहाँ डिसास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा को टैकल करने के लिए कोई भी एक्ट प्रावधान नहीं था। तो राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल बोला मैंने इसलिए, राष्ट्रीय स्तर पर एक डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया गया, और उसी के अनुरूप प्रत्येक राज्यों में फिर एसडीआरएफ यानी स्टेट डिसास्टर रेस्पॉन्स फोर्स का गठन किया गया। तो जिसमें आपने देखा होगा कि आप न्यूज में सुनते होंगे कि एसडीआरएफ के जवान ने ये काम किया, एसडीआरएफ के जवान ने ये काम किया। और जब भी आपदा आती है तो एसडीआरएफ कहीं ना कहीं अपने आप बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है। तो जुलाई 2013 में हमारे यहाँ एसडीआरएफ का गठन किया गया था, जो कि क्या है, जब कभी आपदा होती है तो वहां पर एक क्विक रिस्पांस टीम के रूप में, क्यूआरटी बोलते हैं, क्विक रिस्पांस, क्यूआरटी बोलते हैं इसे, क्यूआरटी,
क्विक रिस्पॉन्स टीम के रूप में कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा की सुनिश्चित करते हैं, और जो भी उस कम समय में आपका जान माल की जो हानि को हो कम किया जा सकता है, प्लस जो रेस्क्यू का कार्य किया जाता है वो एसडीआरएफ के द्वारा भी महत्वपूर्ण तरीके से किया जाता है। तो ये काम इसका होता है। तो ये चीज लगभग लगभग हमने देखी। आई होप आपको समझ आई होगी ये चीज, और लिखा हुआ भी हाँ क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम्म, एक चीज को समझना पहले। देखो, ये कुछ ऐसा करके भारत है, लगभग मान लीजिएगा, ड्राइंग मेरी उतनी अच्छी है नहीं बेसिकली। तो ये क्या है? दिल्ली है। ये क्या है? दिल्ली। और दिल्ली में भी क्या? एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए आपको तो पूरे भारत में औद्योगिक क्षेत्र में सबसे बड़ा हब जो है वो कहां पर है? एनसीआर में है। और आपने देखा होगा एनसीआर में क्या है, दिन प्रतिदिन आबादी का दिन प्रतिदिन जो प्लायन है बाकी प्रदेशों से प्लायन होके कहाँ जाता है? एनसीआर में जाता है औद्योगिक गतिविधि काम करने के लिए। प्लस किसी को ट्रीटमेंट कराना है बड़े स्तर पर तो एम्स भी दिल्ली में है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वहां हैं। तो इसी को लेकर हो क्या रहा है कि आने वाले समय में ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो शहर की कैपेसिटी है वो क्या हो रही है? ब्रीच हो रही है। वो क्या है? कहीं ना कहीं अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। अब कितने लोगों को वहां पर समाहित किया जाएगा? आपने देखा होगा कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में बहुत छोटे छोटे डब्बों में, बहुत छोटे, मैं डब्बे ही बोलता हूँ बेसिकली उन घरों को, और उन घरों के डब्बों में लोग ना ढंग से सांस ले पा रहे हैं, ना ढंग से खाना खा पाते हैं, और उन छोटे छोटे डब्बों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसी को लेकर क्या है कि सरकार के द्वारा काउंटर मैग्नेट सिटीज का या काउंटर मैग्नेट रीजन का गठन किया जा रहा है। अब ये काउंटर मैग्नेट रीजन क्या है बेसिकली अगर देखा जाए तो सरकार क्या चाहती है, मतलब भारत सरकार क्या चाहती है? भारत सरकार ये चाहती है कि क्यों ना जो फैसिलिटी दिल्ली में मिलती है वो फैसिलिटी हम, अगर ये उत्तराखंड है यहां पर प्रोवाइड करा दे, ये यूपी है यहां पर प्रोवाइड करा दे, ये एमपी है यहां पर प्रोवाइड करा दे, और ये एमएच है यहां पर प्रोवाइड करा दे, या ये बिहार है यहां पर बिहार में करा दे, छत्तीसगढ़ में, यानी जो भी अक्रॉस द 28 जो हमारे स्टेट है वहीं पर क्या करें? काउंटर मैग्नेट सिटीज का क्या बोलते हैं, या फिर काउंटर मैग्नेट एरियाज का। ठीक है, सिटी भी बोलते हैं, एरिया भी बोलते हैं, सेंटर भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो काउंटर मैग्नेट एरिया क्या नाम दिया? काउंटर मैग्नेट एरिया, काउंटर मैग्नेट एरिया, इसकी स्थापना को लेकर बात की गई। लगभग आपको मैं बताऊं, लगभग ठीक है, काउंटर मैग्नेट एरियाज में लगभग 36 जगहों का चयन किया गया, 36 प्लेसेस आइडेंटिफाई किए गए कि वहां पर क्या होगा? काउंटर मैग्नेट, यानी कि मैग्नेट की तरह ये क्षेत्र ही क्या करें? उसे अपने अंदर ही समाहित कर ले। समाहित करने का मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे हाल ही में लगभग कितने 36 सिटी या एरिया हम बोल सकते हैं, या एरिया नोटिफाई किए गए, और इसमें उत्तराखंड से हरिद्वार और देहरादून, हरिद्वार और देहरादून का नाम आता है। हरिद्वार और देहरादून बेसिकली इनमें होगा क्या? काउंटर मैग्नेट एरिया इन्हें कैसे कहा गया? यानी जो चिकित्सा दिल्ली में, जो शिक्षा दिल्ली में, हेल्थ, एजुकेशन और आपका रोजगार, रोजगार, ये तीन क्या है? मेजर चैलेंजेस हैं। ये तीन लोग, तीन चीजों के लिए ही क्या भागता है बेसिकली? इंसान प्लान करके कहां जाता है? दिल्ली की तरफ जाता है या अन्य किसी बड़े शहर में जाता है। क्योंकि एनसीआर की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि मैक्सिमम बोझ जो देखा जा रहा है वो एनसीआर पर देखा जा रहा है, और देश की राजधानी भी है। तो
ये जो चीजों को लेकर या इन क्षेत्र को लेकर जो दबाव यहां पर बन रहा है उसे क्या करें हम यहीं पर काउंटर कर लें, तो इसे क्या कहें काउंटर मैग्नेट। यानी चुंबक की तरह वो इन एरियाज में जो इंसान यहां जाने की कोशिश कर रहा है, जो व्यक्ति यहां पर जाने की कोशिश कर रहा है, वो क्या करे यहीं पर रुक जाए। यानी हरिद्वार या देहरादून में हेल्थ ये हेल्थ एंड मेडिसिन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट को लेकर ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार, जिसके संदर्भ में लोगों को क्या करें कि दिल्ली ना जाना पड़े, वो क्या करे अपने इन्हीं सिटीज में रहें और प्लस अपने स्वास्थ्य जीवन को भी और प्लस अपने रोजगार को भी और प्लस अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को भी ग्रहण कर सकते हैं। और हमने देखा भी है सतत जब हम एसडीजी पढ़ रहे थे तो एसडीजी 11 किसकी बात करता है, सतत शहर, सतत शहर या फिर आपका जिम्मेदारी के साथ उपभोग की बात करता है। तो एसडीजी 11 भी बात करता है सतत शहर और जिम्मेदारी के साथ उपभोग की बात करता है। तो ये बात आपको काउंटर मैग्नेट एरियाज, आई होप आपको समझ आया होगा कि काउंटर मैग्नेट एरियाज होते क्या हैं बेसिकली। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि काउंटर मैग्नेट एरिया क्यों कहा गया है और किसे किसे शामिल किया गया है और क्यों बेसिकली इनका गठन किया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ काउंटर मैग्नेट एरियाज। अब नेक्स्ट अपने हम बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। एक हमारी मूवी है रिखुली, रिखुली, ठीक है, इसे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, इसके लिए क्या किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, नॉमिनेट किया गया। देखो दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, आपको वनडे एग्जाम देना है, लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस देना है, कुछ जो क्वेश्चंस हैं वहां पर कुछ ऐसे आते हैं जिनका आपको आंसर रिटन ट्रायल ही करना होता है, बेसिकली उसके बारे में बहुत कुछ जानना नहीं रहता है। मैं जब टॉपिक्स को आपको समझाता हूं तो जिस टॉपिक्स में डीप जाने की जरूरत है उस पर लगभग मैं 5 से 7-8 मिनट ले लेता हूं कि आपको बेसिक आइडियाज बेसिकली हो जाए उसका, या बेसिक उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको पता चल जाए। एक बात, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिन्हें वन लाइनर ही समझ के हमें आगे बढ़ जाना होता है। जैसे क्या है कि गढ़वाली फिल्म क्या है हमारी, रिखुली, क्या है ये, गढ़वाली फिल्म, गढ़वाली फिल्म क्या है, रिखुली। और ये क्या है कि गढ़वाली फिल्म क्या है, रिखुली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए, यानी कोई अवार्ड अगर मिलता है वहां पर तो उसके लिए नॉमिनेट हुई है। और ये क्या है कि जो सदियों से या अंधविश्वास के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर, यानी उस अंधविश्वास से कैसे सामाजिक कुरीतियों को दूर किया जा सकता है या फिर अंधविश्वास से कैसे लोगों को साइंटिफिक तरीके से सोचने पर मजबूर किया जा सकता है, उसको लेकर ये बेसिकली फिल्म है। तो इन चीजों को बेसिकली आपको ब्लैक एंड व्हाइट, इसे एक टर्म बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट ही आपको समझना होता है। जैसा बताया गया आप दिमाग में रख लीजिए, आपका उद्देश्य मास्टर बनना नहीं है, आपका उद्देश्य बहुत सारी चीजों को वैसे जानना नहीं है कि उसका बहुत आप ज्ञाता हो जाए, आपको बस एग्जाम निकालना है। क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पास इतना डेटा कलेक्ट हो जाएगा कि एग्जाम में जब आप लेके जाओगे तो वो चीजें ओवरलोड ना लगे। और मेरा हमेशा प्रयास यही रहता है कि आपको मैं बेसिकली चीजों को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव वे में, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक अच्छे एनालिसिस के साथ समझाने का प्रयास करूं, आप उन चीजों को समझे ना कि रटने का प्रयास करें। तो ये मेरा मैक्सिमम प्रयास रहता है। तो आप ये चीजें, कुछ चीजें मैं बताऊंगा तो आपको ब्लैक एंड व्हाइट ही याद रखनी होगी। तो अगर आगे भी कोई देखेगा तो ध्यान रखना कि ब्लैक एंड व्हाइट जब भी मैं बोलूँ तो आपको एज इट इज याद रखनी है, इसके बारे में मतलब बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं बेसिकली अगर देखा जाए तो। ठीक है, एक मूवी और लिख लेना, असगार, असगार, ये एक हॉरर मूवी है, हॉरर फिल्म है, आप इसे ऐसे ही याद रखेंगे, एक हॉरर फिल्म है असगार। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें अपने, कि आगे अगर हम चीजों को देखेंगे आगे, एक दो टॉपिक्स और देख लेते हैं। हाँ, एक
ये बता देता हूं आपको मैं। हाल ही में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, अब आप देख लेना बीएसएफ के डीजी कौन है, ये आपका काम है। डीजी कौन है, प्लस स्थापना कब की है इसकी, पैरामिलिट्री फोर्स है, ठीक है, बीएसएफ के द्वारा देवप्रयाग। देवप्रयाग से क्या हुआ है, गंगा की स्वच्छता प्लस वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण को लेकर यहां से क्या किया गया है, नौका नौकागम में एक अभ्यास शुरू किया गया है। अभ्यास, ठीक है। और आपको पता है देवप्रयाग किन दो चीजों का मिलन है, भागीरथी और अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है। इसे सास कहा जाता है और इसे बहू। इसे शांत भी कहते हैं, ध्यान रखना, और इसे चंचल भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि भागीरथी काफी आवाज करती हुई निकलती है और अलकनंदा जो है बहुत शांत रूप में आके देवप्रयाग में इनका संगम होता है। और यहाँ पर महिलाओं के द्वारा बेसिकली एक दल के द्वारा क्या किया गया है, वहां से रिवर राफ्टिंग जो होती है सिप्रिकाओं के ऊपर, आपने देखा होगा ऋषिकेश में जो कोडियाला है, ऋषिकेश में जो कोडियाला क्षेत्र है वहां से रिवर राफ्टिंग होती है। तो ये बेसिकली वहां से लेके और नीचे तक रिवर राफ्टिंग की जाएगी। और प्लस और इसका नेतृत्व कौन करेंगी, बेसिकली प्योर जल जो दल होगा, जो नौकागम में जो दल होगा वो क्या होंगी, ओनली महिला होगी, ओनली महिला होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और कहां से है, इस पॉइंट पे देवप्रयाग में बेसिकली भागीरथी और अलकनंदा का क्या होता है, मिलन है। और भागीरथी को सास या चंचल, अलकनंदा को शांत या बहू के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक और लास्ट टॉपिक हम कवर कर लेते हैं इसके अंतर्गत ही। ठीक है। एक, हालांकि हिमालय दिवस ये कब मनाया जाता है, 9 सितंबर, ठीक है, 9 सितंबर। और कब शुरू किया गया, 2015 से। तो 15/9/24, यानी 2024 में कौन सा हिमालय दिवस मनाया गया, 9th। और 2025 में कौन सा मनाया जाएगा, 10th। ये बात आप ध्यान रखिए। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है, 9 सितंबर को। पहली बार कब मनाया गया आपका, 2015 में, और 2024 में 9th बार, और 2025 में 10th बार। इन जनरल ऐसे रेंडमली सवाल आया तो आपको बता दिया, तो चीजों को आपको इस लेवल में ध्यान रखना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में। ये 2-3 टॉपिक जो हमने बात करा उनके आपके लिए एक समझ विकसित हुई होगी। उम्मीद है आपको ये चीज पसंद भी आ रही होगी। और प्लीज आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आपके नियरेस्ट जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा वीडियो जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि कुछ टाइम पूरा करना होता है, कुछ सब्सक्राइब पूरे करने होते हैं। ये मेरी पर्सनली आपसे हम्बल रिक्वेस्ट भी है। इससे मेरे अगर सब्सक्राइब बढ़ेंगे, या फिर अब आप इसे ऐसे मत लेना कि सर का या फिर हमारे साथी का जो इंटेंशन है वो पैसा कमाना है, वो बहुत बाद की बात है। क्योंकि सच को स्वीकार करना चाहिए, हालांकि जब कभी अर्निंग होगी वो बहुत बाद की बात है। बट अगर चैनल की रीच होगी और जो नीडी बच्चे हैं उनके समक्ष चैनल जाएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और साथ ही मुझे भी एक ऊर्जा मिलेगी कि हाँ यार मैं बहुत और अच्छा काम करूं। क्योंकि बेसिकली आपको पढ़ाने के लिए बहुत सारा काम इसके पीछे करना पड़ता है, एकदम से यहाँ आके ऐसा ही खड़ा नहीं हुआ जाता। तो प्लीज आपसे मेरी ये पुनः रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा जरूर कराने का प्रयास करें, ताकि जो नीडी बच्चे हैं उन तक रीच पहुंच सके। क्योंकि जब चैनल ग्रो करेगा, ज्यादा व्यूज होंगे, तो वो क्या होता है, उसकी रीच बढ़ती है। और बेसिकली जो लोग इस चीज की तैयारी कर रहे होते हैं
उन तक वो कहीं ना कहीं वीडियो अपने आप रिफ्लेक्ट होने लगती है। तो ये कुछ एल्गोरिथम है यूट्यूब का जो मैं देख रहा हूँ, चीजें कर रहा हूँ। हालांकि मैं जॉब में हूँ, सर्विस में हूँ, तो बहुत ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता इस चीज के लिए, फिर भी थोड़ा बहुत अगर होता है, हालांकि आज तक शायद मैंने 1 या 2 बार बोला होगा आपको, लेकिन फिर पुनः बोल रहा हूँ, आप इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो हमने ये एक डाउट था, चीजें मैंने आपको बताया कि 243T क्या है, के क्या है, थोड़ा बाय डिफॉल्ट मिस्टेक हो गई थी वो। नक्षत्र भवन क्या है, नक्षत्र सभा में हमने बात करी। दूसरा रुद्रप्रयाग हमने वायरलेस आपदा नेटवर्क स्थापित किया। फिर हमने ये दिल्ली काउंटर मैग्नेट एरियाज के बारे में जाना। फिर हमने रिखुली जाना, असगार जाना, और फिर हमने बीएसएफ के द्वारा देवप्रयाग में नौकागम में जो शुरुआत की गई उसके बारे में जाना, और फिर हमने हिमालय दिवस के बारे में जाना। तो ये बात आपको, क्योंकि बेसिकली देखा जा क्या रहा है कि एग्जाम में अब क्वेश्चन जो हैं वो लगभग 1 या 2 स्टेटमेंट में भी आ रहे हैं, और प्लस मैचिंग करने में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर बड़ी सामंजस्य होती है। अब हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल कहते हैं कि आपने क्वेश्चन देखा और आपको आंसर मिल गया, तो ऐसा नहीं है। तो उसको लेकर आपको कहीं ना कहीं चीजें देखनी पड़ेंगी कि कैसे उन चीजों को समझा जा सकता है, कैसे उन चीजों को देखा जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली क्लास में।